दीपक त्रिपाठी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षाओं में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन जो आपका 5वां विषय है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। देखिए, स्वदेशी आंदोलन पढ़ने के लिए हमको बंगाल का विभाजन जानना जरूरी है, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लें। 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव लाया जाता है और 20 जुलाई 1905 में घोषणा कर दी जाती है कि क्या होगा, 16 अक्टूबर 1905 में क्या होगा, बंगाल का विभाजन होगा। तो 16 अक्टूबर महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। अब चूंकि 1920 जुलाई में ये घोषणा कर दी गई थी तो पूरे के पूरे बंगाल में इसके खिलाफ प्रदर्शन होने की शुरुआत हो गई। जनसभाएं होना शुरू होता है, छात्र लोग पार्टिसिपेट करना शुरू होते हैं। और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान 7 अगस्त 1905 को, ध्यान रखिए तारीख, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा होती है, ठीक है। उस जनसभा में नियर अबाउट 50,000 के लोग करीब आते हैं और यहाँ पर वंदे मातरम गीत होता है, प्रस्ताव लाया जाता है और यह सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित होता है कि हम आर्थिक रूप से इन जो ब्रिटिश सरकार है उस पर हम चोट करेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरुआत करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना की शुरुआत करेंगे। तो यहीं से जो आंदोलन की शुरुआत होती है, इसको इतिहास में हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, इस कलकत्ता के टाउन हॉल से हो रही है 7 अगस्त 1905 से। अब क्या होता है, जो इसका प्रचार प्रसार होता है धीरे धीरे बंगाल से बढ़ करके पूरे भारत में होना शुरू हो जाता है। इसमें प्रमुख जो योगदान जाता है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। अब किस किस जगह पर किन किन व्यक्तियों ने इसकी कमान संभाली थी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल लिख देते हैं। कौन से प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन की कमान संभाली थी। तो अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में वैसे कई प्रमुख व्यक्ति रहती हैं, लेकिन 2 लोगों का मुख्य नाम आता है। कौन कौन सा, एसएन बनर्जी और कृष्ण कुमार मिश्र। तो एसएन बनर्जी और कृष्ण कुमार मिश्र, ये लोग कहाँ प्रसिद्ध होते हैं, ये लोग बंगाल में प्रमुख व्यक्ति रहते हैं जिससे प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है। इसी प्रकार अगर बंबई की बात करें और ये प्रमुख व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने कहा जाए अगर पूरा अखिल भारतीय इसका प्रसार करने का श्रेय जाता है, वो रहते हैं आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहाँ हो जाते हैं, ये बंबई में हो जाते हैं। मद्रास, बगल में मद्रास था, मद्रास में किसको श्रेय जाता है, तो मद्रास में जाता है चिदम्बरम जी को। तो चिदम्बरम जी कहाँ हो जाते हैं, मद्रास में हो जाते हैं। ऐसे ही पंजाब में कौन हो जाता है, लाला लाजपत राय जी और इनके साथ मिल जाते हैं अजीत सिंह जी। ये दोनों लोग मिलकर के क्या करते हैं, पंजाब में इसकी कमान संभालते हैं। इसी प्रकार अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 प्रमुख व्यक्ति रहते हैं, गंगाराम जी और स्वामी श्रद्धानंद जी। ये स्वामी श्रद्धानंद जी हम देखेंगे रॉलेट एक्ट जब आता है भारत में तो उसमें भी ये क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिल्ली की कमान हैदर अली जी को संभालते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे भारत में यह स्वदेशी आंदोलन था, इसका क्या होता है, प्रचार प्रसार होना शुरुआत होता है और पूरे भारत के लोग क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करने की शुरुआत करते हैं। अब इस स्वदेशी आंदोलन में होता क्या है, अब इसको एक एक करके हम लोग समझना शुरू करेंगे। स्वदेशी आंदोलन में क्या होता है कि सबसे पहले तो ये निर्णय लिया जाता है कि जितने भी विदेशी सामान रहेंगे उनका हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो किसका बहिष्कार किया जाता है, शुरुआत होती है इसके कपड़ों से आगे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ चला जाता है, सभी प्रकार के विदेशी जो सामान रहेंगे उनको हम बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करने की जब शुरुआत होता है तो विदेशी कपड़ों में, तो इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी घर की महिलाएं आती हैं। तो ये पहला आंदोलन था जिसमें महिलाएं, स्पेशली उच्च और मध्यम वर्ग की जो महिलाएं थी वो सभी निकल के क्या करती हैं, आंदोलन करने की शुरुआत करती हैं।
तो महिलाएं आंदोलन करना शुरू कर दी। जब महिलाएं आंदोलन करना शुरू कर दी तो जो छात्र थे वो भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, तो जितने भी छात्र थे यही सभी क्या होने लगे, आंदोलन करने की शुरुआत कर दी। अब छात्रों को जब अपना विरोध प्रदर्शन करना होगा तो क्या करेंगे ये, तो जाहिर सी बात है वो विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, हम लोग स्कूल को छोड़ देंगे। ठीक है, स्कूल छोड़ देंगे। हुआ क्या था कि छात्रों ने स्कूल छोड़ने का निर्णय क्यों लिया, इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। एक अधिकारी थे, उनका नाम था कार्लाइल। कार्लाइल महोदय ने बंगाल के सभी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनके पास ये आदेश दिया कि आप छात्रों पर यह दबाव डालिए कि वो क्या करें, कि इस आंदोलन में प्रतिभाग ना करें। अब जो कार्लाइल के दबाव में छात्रों को क्या पड़ने लगा, दबाव पड़ने लगा। कहा गया कि अगर आप स्कूल छोड़ोगे, इस आंदोलन में प्रतिभाग करोगे तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, आपकी परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, ठीक है, आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं वो फैसिलिटी नहीं मिलेगा, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। तो छात्र इतने मोटिवेटेड हो गए थे, उन्होंने कहा कि आप हमको स्कूल से क्या निकालोगे, हम स्वेच्छा से क्या कर रहे हैं, तुम्हारे स्कूलों को छोड़ दे रहे हैं। तो सभी छात्रों ने स्कूलों को छोड़ करके इस आंदोलन में प्रतिभाग करना शुरुआत कर दी। जब जाहिर सी बात है जब स्कूल में छात्र ही नहीं जाएंगे तो जो भारतीय अध्यापक होंगे इन्होंने भी विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हुए क्या किया, जितने भी अध्यापक लोग होते हैं अध्यापकों ने भी क्या किया, स्कूल को छोड़ना शुरू कर दिया। वकील वर्ग जो थे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। तो इस प्रकार क्या हो गया, पूरा का पूरा आंदोलन तेजी के साथ पूरे भारत में फैलना शुरू हो गया। इसी दौरान इस आंदोलन में जब आगे फैलता है तो कई ऐसे संगठनों का प्रसार होता है जिन्होंने आगे चल करके भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे एग्जाम्पल छोड़ रहे हैं, ठीक। अब ये छात्र है, छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र और अध्यापक, ये छात्र अध्यापक ने क्या किया, स्कूल को छोड़ दिया। अब ये लेकिन पढ़ने तो चाहिए अध्यापक को, भाई जीविका एक दिन का बात तो नहीं है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन आंदोलन लंबा चल रहा है। 1905 से शुरुआत हो रहा है, हम देख रहे हैं 1908 तक चल रहा है, इसका पूरा 1905 से लेकर के 8 तक चल रहा है, लंबा टाइम पीरियड। करेंगे क्या, ठीक है। तब उस कंडीशन में अनेक विद्यालयों की रचना हुई जिन्होंने भारतीयों के विज्ञान के प्रसार में करने या तकनीक के प्रसार में करने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कौन से संस्थान बने, ठीक है। अब अध्यापकों ने मिलकर के क्या किया, सबसे पहले जो संस्थान बनाया वो बनाया आपका रंगपुर नेशनल स्कूल। रंगपुर नेशनल स्कूल, इसकी स्थापना कब हुई, 1905 में। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के प्रमुख विरोधकर्ता या प्रमुख हम कहते हैं लीडर या समाज सेवी या कवि या व्यक्ति हम कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनके जो उनके तत्वाधान में एक नया स्कूल खुलता है, उसका नाम उसका रहता है कि बंगाल नेशनल स्कूल। कौन सा स्कूल, बंगाल नेशनल स्कूल। इसके प्रिंसिपल कौन बनाए गए, अरविंद घोष जी बनाए गए। अरविंद घोष जी कौन है, हम जानते हैं कि ये उग्र राष्ट्रवाद जो प्रमुख नेता थे उनमें से एक थे। तो रंगपुर नेशनल स्कूल खुल गया, बंगाल नेशनल स्कूल खुल गया, और क्या खुलता है, अब एक शिक्षा परिषद की स्थापना होती है। कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है भारतीय नेताओं का, कांग्रेस का, और ये डिसाइड किया जाता है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक शिक्षा परिषद की स्थापना करेंगे। तब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन होता है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन होता है। 1905 में डिसीजन लिया गया था, लेकिन गठन कब होता है, 1906 में। इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, स्थापना का श्रेय जाता है सदगुरु जी को। तो इस प्रकार अलग अलग संस्थान बनाए। एक डॉन सोसाइटी बनता है, सतीश चंद्र मुखर्जी पूरे स्वदेशी आंदोलन का जो बंगाल में मुख्य कमान संभाल रखा था, किसने रखा था, सतीश चंद्र जी ने संभाल रखा था। तो उनकी एक सोसाइटी होती है डॉन सोसाइटी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे ये ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, संगठन बन रहे हैं, जो इस पूरे के पूरे आंदोलन को क्या कर रहे हैं, एक गति प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पूरा जो आंदोलन पूरे भारत में फैल जाता है, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या निकलता है, इस आंदोलन का परिणाम क्या निकलता है, ठीक है। परिणाम क्या निकलता है, कुछ प्रमुख परिणाम। सबसे पहले ये पहला आंदोलन था जिसमें भारत ने क्या किया, राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित किया।
जिसमें हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, ठीक है, केवल बंबई के लोग नहीं, पूरे भारत के लोगों ने क्या किया, इसमें प्रतिभाग करना शुरू किया। अब देखते हैं कि इस आंदोलन को, चूंकि इस पूरे आंदोलन को फैलाव के लिए सबसे बड़ा चीज क्या चाहिए था, जनता का सहयोग चाहिए था, ठीक है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, अलग अलग प्रतिबंध कर रही है, तो जनता के सहयोग को प्राप्त करने के लिए अलग, जैसे इसमें प्रमुख जी नाम आता तिलक जी का, तिलक जी ने इसे धार्मिक रूप देना शुरुआत किया और उन्होंने 2 उत्सवों की शुरुआत की। कौन कौन से उत्सव थे, तो पहला था गणेश उत्सव और दूसरा था आपका शिवाजी उत्सव। तो उन्होंने धार्मिक आंदोलन का इसको रूप रख दिया। गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई जो आज तक चलता है, शिवाजी उत्सव। तो धार्मिक रूप से लोग ज्यादा से ज्यादा इन उत्सवों में लोग, जब कोई त्योहार होता है, मेला लगता है, लोग प्रतिभाग करते हैं और उन जब जन समूहों के बीच नेताओं को अपनी बातें रखने के लिए क्या करना, सहूलियत होना की शुरुआत। तीसरा प्रमुख कारण, अब तक जो कांग्रेस में चल रहा था वो उदारवादी दौर चल रहा था। कौन सा दौर चल रहा था, उदारवादी दौर। तो यहां से उदारवादी दौर की समाप्ति होती है और एंट्री होती है उग्र राष्ट्रवाद का एंट्री होता है। और इस उग्र राष्ट्र के एंट्री के फलस्वरूप हम आगे चलकर देखते हैं कि 1907 में क्या हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब इसको थोड़ा समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं। होता क्या है कि 1905 में क्या हुआ था, 1905 में आपका बंगाल विभाजन का प्रस्तावित डेट था। उसी के विरोध प्रदर्शन के फलस्वरूप 1905 में बनारस में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी। इसी समय जो प्रमुख नेता रहते हैं, अब इस जो आंदोलन रहता है इसमें लाला लाजपत राय जी, ध्यान से सुनिएगा, लाला लाजपत राय जी ने यह प्रस्ताव रखा कि जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस को इसको एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना चाहिए। तो लाला लाजपत राय ने किसकी वकालत की, स्वदेशी आंदोलन की वकालत की। इनका समर्थन किसने किया, इनका समर्थन किया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। और इन्होंने ये प्रस्ताव दिया है कि जो हमारा अगला अधिवेशन होगा उसका राष्ट्रीय जो अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता किसको दिया जाना चाहिए, उसकी अध्यक्षता हमको देना चाहिए, लाला लाजपत राय जी को देना चाहिए। जो क्या थे, जो उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उनका मानना था कि जो हम प्रार्थना पत्र देते हैं, अनुनय विनय करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन 1906 जैसे ही होता है, उदारपंथियों ने एक चाल चली, हम चाल कर सकते हैं, और इसका अधिवेशन होता है कलकत्ता। उनको लगता है क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बड़े कांग्रेस नेता थे, तो ये क्या करते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्षता संभाल दी जाए जिसका लोग विरोध न कर सकें। और इसका पूरा का जो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे कांग्रेस के उस समय, दादा भाई नौरोजी को क्या किया जाता है, इसका कमान संभाल दिया जाता है। अब बाल गंगाधर तिलक जी इनका विरोध तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि अब फिर क्या कीजिए, अगला अधिवेशन होगा उसमें आप क्या कीजिएगा, लाला लाजपत राय जी को अध्यक्ष बनाइएगा और स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में प्रदर्शन करना चाहिए, हमको विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी क्या करती है, स्वदेशी आंदोलन का प्रसार करते हुए पहली बार स्वराज्य की मांग करती है। अगला अधिवेशन का दिन आता है 1907 तक। अब तक क्या होता था कि जो कांग्रेस की उदारपंथी नीतियों के फलस्वरूप लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तेजी साथ युवाओं पर अत्याचार हो रहा है, अंग्रेज शोषण करना शुरू कर दिए, गिरफ्तारी करना शुरू कर दिए, स्वदेशी आंदोलन में जितने लोग प्रतिभाग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस विरोध नहीं कर रहा है, केवल प्रार्थना पत्र दे रहा है। तो 1907 आ जाता है सूरत का अधिवेशन, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जो बात को न मानते हुए फिर से इसमें अध्यक्षता उनको लाला लाजपत राय ने दिया जाता है, और अध्यक्ष किसको बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है रासबिहारी बोस जी को। अब फिर इस पर क्या कहता, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी नाराज होते हैं और उस पर आग का घी डाला रासबिहारी बोस जी ने,
इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरुआत भाषण में जो जितने उग्र राष्ट्रवादियों लोग थे उनका विरोध करने का शुरुआत कर दिया, उनकी निंदा की, जिसके कारण कांग्रेस में दो धड़ा हो गया। एक धड़ा आया नरम दल और एक धड़ा आया गरम दल। गरम दल में लाल बाल पाल अरविंद घोष जैसे लोग थे, निश्चित पाल थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे। और नरम दल में कौन थे, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग थे, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग थे। इस प्रकार ये कांग्रेस दो हिस्सों में बन गया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है सूरत में कांग्रेस का। आगे चलकर इस फूट के कारण पूरा का पूरा आंदोलन कमजोर हो जाता है। इसी कारण 1908 तक आते आते जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। इसके दुष्परिणाम भी कुछ हुए, स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप दुष्परिणाम भी क्या हुए। कारण क्या हुआ कि अब बंगाल के जो मुस्लिमों को लगने लगा कि जो हिंदू हैं, कांग्रेस पार्टी मेनली हिंदुओं की पार्टी हो गई है, क्योंकि ये तो क्या कर रही है, हमको फैसिलिटी अंग्रेज सरकार दे रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। तो मुसलमानों और हिंदुओं में सांप्रदायिकता बढ़ना शुरुआत हुआ, जिसके फलस्वरूप आगे चल करके मुसलमानों ने अपने लिए उनके कुछ, क्योंकि अच्छा ये तो ऐसे नहीं थे कि पूरे के पूरे मुसलमान विरोध करते थे, बहुत सारे मुसलमान थे जो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करते थे। ठीक है, तो 1906 में जाकर के कांग्रेस ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और 1906 में मुस्लिमों ने अपने लिए एक अलग पार्टी का निर्वाचन कर लिया, एक अलग पार्टी बना ली, जिसको क्या कहा गया, जिसको कहा गया मुस्लिम लीग। इसको बनाने का श्रेय दो लोग को जाता है, आगा खान जी को जाता है और ढाका के नवाब रहते हैं समीउल्लाह। इसको किसको जाता है, आगा खान को और समीउल्लाह। तो इस प्रकार भी आगे चल करके 1908 तक स्वदेशी आंदोलन कमजोर पड़ गया। ठीक है, इसके प्रभाव समाप्त हो गया। लेकिन ये ऐसा आंदोलन था जिसने पहली बार छात्रों को, महिलाओं को, मध्यम वर्ग को, उच्च वर्ग को, सभी लोग क्या किए, इस आंदोलन में प्रतिभाग करने की शुरुआत की है और राष्ट्रीयता का विकास होता है आगे चल करके। और इसी आंदोलन के फलस्वरूप उदारवादी दौर की समाप्ति होती है। अब नया दौर आता है, उग्र राष्ट्रवाद का दौर आता है और यहाँ से ये आगे बढ़ता चलता है। और अंत में इसके बाद अगला जब दौर आता है, जब महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है, तब वहाँ से गांधी जी की शुरुआत होती है। इसी के साथ हम क्लास आज का समाप्त करते हैं। धन्यवाद।